नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और जैसा कि आपको पता है एक वीकली प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हर वीक हम एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन लेकर आते हैं, उसको बहुत अच्छे से समीक्षा करते हैं जिससे हमारे एग्जाम्स में इससे पूरी मदद मिल सके। अगर हम UPSC 2022 के बारे में बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ऑर्गेनाइजेशंस का वेटेज जो है UPSC में लगातार जो है बढ़ रहा है और उसको देखते हुए, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न हमें आते हैं जो कि सीधे तौर पर नहीं होते हैं लेकिन जुड़े हुए होते हैं संगठनों से, तो इस तरह के प्रश्नों का इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है हमको देखने मिला है। तो इसलिए हम हर वीक एक एक ऑर्गेनाइजेशन पर ये सेशन ले रहे हैं जिससे आपको हर एक वे में ये जो ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ से किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। आज जो है हम एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत सारे एजेंसीज हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप पढ़ते हैं उसके अंतर्गत आती है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र जिसको UNO भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात कर रहे हैं। इसका गठन 24 अक्टूबर को बताया जाता है। तो हर साल हम UN डे 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम सिर्फ UN को कवर करेंगे। इसकी बहुत सारी बॉडी है, जैसे आप WHO पढ़ते हैं, यूनिसेफ पढ़ते हैं, यूनेस्को पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे अंतर्गत इसके एजेंसीज आती हैं। आज हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, आज हम UN से जुड़े हुए सारी चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा तरीका रहता है कि हम सबसे पहले जो है इसका पूरा पास्ट जानते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं और फिर धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन क्या अभी वर्तमान परिक्षेप में क्या महत्वपूर्ण कदम रखती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आज शुरू करेंगे किसके बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो इसके भी इतिहास में जाते हैं और इतिहास में जाने के बाद हमें मिलता है इसका भी संबंध जो है विश्व युद्ध से है, मतलब वर्ल्ड वॉर का रिलेशन जो है यूनाइटेड नेशंस से मिलता है। तो देखते हैं कि क्या इसमें रिलेशन है। तो सबसे पहली बात करें तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ पहला विश्व युद्ध। पूरे विश्व युद्ध ने एक बहुत ही ज़्यादा करोड़ों लोगों की इसने जान ले ली और पूरे विश्व भर में अशांति को फैलाया। तो उसके बाद जो है जब विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1919 में, एक जो है संधि हुई जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहा जाता है। उसके बाद जो है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बाद एक शांति जो है स्थापना की गई और उसके बाद जो उस समय US के प्रेसिडेंट थे, मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। उन्होंने एक पेशकश की कि हम ऐसा कोई संगठन बनाएं जिसके कारण ऐसे जो विश्व युद्ध हो रहे हैं ये ना हो। तो वुड्रो विल्सन का एक प्रस्ताव था जिसमें ये कहा गया कि भाई एक ऐसी संगठन बनाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिससे जो है आगे विश्व युद्ध को टाला जा सके। तो उस समय जो है बनाया गया था जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस बना आपका 1919 के आसपास और इसमें जो है इसका हेडक्वार्टर बनाया गया जिनेवा। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ थी कि इसको बनाने के बाद हर देश की संसद को उसको पास करना था। अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस बनाया लेकिन अमेरिका की संसद में पास नहीं हुआ। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा हुआ करता था। इसके बाद जो है इस लीग ऑफ नेशंस को इसलिए बनाया गया कि भाई हर तरीके से जो है शांति स्थापना की जाए। लेकिन उसके बाद हो गया दूसरा विश्व युद्ध। हिटलर की कई तरह की नीतियों ने दूसरा विश्व युद्ध भी करा दिया। अब दूसरा विश्व युद्ध जब हो गया तो इसके बाद तो ये लीग ऑफ नेशंस एक तरीके से फेल ही हुआ, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को बनाया ही इसलिए गया था कि भाई किसी भी तरीके से आपका विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। तो उसी के बीच में 1942 में उस समय के US प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, कि सारे देश मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे ऐसे युद्ध जो हो रहे हैं ये आगे चलकर ना हो। उसके बाद एक चार्टर हुआ, उस चार्टर में 50 देश शामिल हुए। पोलैंड किसी कारणवश नहीं हुआ लेकिन बाद में इसका हिस्सा बन गया। तो शुरुआती 51 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। तो ये बना कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और बोल सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरा विश्व युद्ध हुआ भूपटल पर। तो उसके बाद जो है आपका US के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये टर्म दिया था यूनाइटेड नेशंस। इनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की बात करें और लीग ऑफ नेशंस का विचार दिया था वुड्रो विल्सन ने। तो इसके बाद जो है UN की स्थापना हुई और UN की स्थापना जो दिनांक मिलती है वो 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो स्थापना दिवस मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र का। तो इसके लिए एक चार्टर साइन किया गया था
26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए 50 देशों ने यूएन चार्टर पर साइन किया था। अब देखा जाए तो जब यूएन बना तो इसमें 51 देश थे, भारत भी इसका एक सदस्य था। तो अगर हम बात करें तो 51 देश में चार्टर तो 50 देशों ने ही साइन किए। तो इसमें बताया जाता है कि पोलैंड जो था वो उस समय चार्टर में शामिल नहीं हुआ था, बाद में इसने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 51 देश इसके फाउंडिंग मेंबर्स के अंतर्गत आते हैं और हर साल जो है हम 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं यूएन डे। तो 24 अक्टूबर 1945 को ये चार्टर लागू हुआ, इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं तो यूएन का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगर भारत की तरफ से इसमें किसने पहला संबोधन किया तो हमारे प्रधानमंत्री। देखिए इस जो यूएन की जो मीटिंग्स होती हैं इनमें भारत के जो भी मतलब हमारे यहाँ तो जो पावरफुल है वो प्रेसिडेंट का पद से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर का पद ज़्यादा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और वहाँ पे पहला संबोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो अगर हम बात करें तो नेहरू जी का जो पहला संबोधन हुआ था इसके बारे में भी जान लीजिए कि 3 नवंबर 1948 को प्रधानमंत्री नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को जो है संबोधित किया था। तो ये इसकी जो महासभा है उसमें कौन गए थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका हिस्सा बने थे। इसके अलावा आज़ाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में ये पहला संबोधन था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और नेहरू ने आर्थिक मुद्दों से लेकर शांति और हिंसा पर भी अपनी बात रखी थी। तो नेहरू जी जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर काफ़ी सक्रिय रहते थे। तो उन्होंने यूएन के अंदर जाकर पहला संबोधन भी दिया और इन सारे विषयों पर भी बात की थी। तो ये चीज़ भी आपको समझने आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट्स हम इससे देख लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें कि जब संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया तो इसमें कितने लोग थे, तो इसमें 51 देश हुआ करते थे। इसके अलावा आज अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने देश हैं तो 193 वर्तमान सदस्य हैं। साउथ सूडान सबसे लेटेस्ट मेंबर है। इसके अलावा 6 आधिकारिक भाषाएं हैं इसमें। कौन कौन सी, तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है और रूसी भाषा है। चीनी भाषा कोई मैंडरीन भी अगर आपको कहीं देखने मिले तो वो भी इसका ही बात है। तो 24 अक्टूबर 1945 के दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना करना, इसके अलावा जो मानव अधिकारों की जो है रक्षा करना, ये एक मुख्य चीज़ आ जाती है। इसकी जो 6 बॉडीज़ हैं जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट, ये 6 संस्था इसके साथ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 6 भाषाएं हैं और पहला सम्मेलन मैंने आपको बताया सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वहीं पर 50 देशों ने चार्टर पे साइन किया था। बाद में 51वां देश पोलैंड इसमें शामिल हुआ। और अभी वर्तमान में कौन है तो एंटोनियो गुटेरस हैं जो अभी वर्तमान में भारत की यात्रा पर भी हैं। 19 तारीख को ये मुंबई आए। तो एंटोनियो गुटेरस जो है अभी वर्तमान में इसके महासचिव हैं जो भारत यात्रा पर भी हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अभी वर्तमान के हिसाब से भी। इनके जो मुद्दे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, डेमोक्रेसी, रिफ्यूजी, अप्रवासी, वैश्विक मुद्दे और वैश्विक स्वास्थ्य संकट, आतंकवाद का मुकाबला, ये सारी चीज़ें, टेररिज्म को काउंटर करना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोकतंत्र की स्थापना करना। और भारत देखा जाए तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। तो यूएन का एक सदस्य के तौर पर कई तरह के मौलिक जो चीज़ें हैं, मौलिक विशेषताएं भारत के अंतर्गत भी देखने मिलती हैं। आगे अगर हम बात करें इसकी, जो मैंने आपको बताया 6 प्रमुख भाषाएं जो हैं, तो अगर आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में 3 देश बड़े बड़े आ जाते हैं जिसमें आपका कनाडा आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है। इनमें देखा जाए तो मोस्टली जो अमेरिका की भाषा है वो इंग्लिश ही है। इसके अलावा कनाडा में थोड़ी फ्रेंच भी बोली जाती है, इंग्लिश भी बोली जाती है। तो इसकी आधिकारिक भाषाओं में अगर हम वहाँ से देखें तो इंग्लिश तो है ही। इंग्लिश भाषा के साथ साथ कौन सी भाषा है तो फ्रेंच भाषा भी रखी गई है। यूरोप में भी देखा जाए तो ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है और स्पेनिश को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम यूरोप और एशिया की बात करें तो रशिया भी इसका सदस्य है, तो रशियन भी इसमें ली गई है। चाइना भी है तो चाइनीज़ जो मैंडरीन कहा जाता है, और मिडिल ईस्ट के कई देश हैं तो अरबी भाषा को भी इसमें किया जाता है। तो 6 प्रमुख भाषाएं जो यूएन की, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख 6 बॉडीज़ हैं कौन कौन सी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसमें आप आ जाता है सचिवालय जिसको सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। सुरक्षा परिषद की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, आर्थिक सामाजिक परिषद जो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल है, इसके अंदर ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपने WHO का नाम सुना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसी का भाग है।
इसके अलावा महासभा, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और न्यायसेता परिषद, वैसे ये 1994 में समाप्त हो चुकी है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ करती थी। अब इसमें देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कौन सी, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और एक जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो ये जो बेसिकली है, इनमें भी देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कौन सी, यूएनएससी। इससे जुड़े हुए मतलब इनमें 6 संस्था तो हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आप देखेंगे सुरक्षा परिषद के बारे में बातचीत की जाती है। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें आगे चलकर एक एक पर हम बात करेंगे, जैसे आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा यूनिसेफ है, UNDP है, UNEP है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, UNFPA है, ऐसे UN बहुत सारे इसके अंतर्गत संस्थाएं। तो हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य UN को कवर करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें UNSC, जो मैंने बताया सबसे महत्वपूर्ण है, उसके काम देख लेते हैं कि भाई UNSC क्या करता है। तो UNSC पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल पीस बनाया जाए, शांति बनाया जाए और आपका सुरक्षा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा इसके लिए UNSC प्रतिबंध लगाने और बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है। इसमें जो है कुछ सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बदलती रहती है। जो जो देश हैं उनके अल्फाबेट ऑर्डर्स में इसको बदला जाता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है UN, तो UN में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अगर हम जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इसमें पता चलता है कि भाई ये UN है वो 73 देशों में 10 करोड़ लोगों को खाना खिलवाता है। ये फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है मतलब कि खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। 3.5 करोड़ शरणार्थियों की रोज मदद भी होती है जो अलग अलग देशों में प्रभावित हैं। इसके अलावा 25 लाख बच्चों की वैक्सीन के लिए भी मदद करता है। इसके अलावा 80 संधियों के साथ मानव अधिकारों की रक्षा भी करता है और 140 देशों के साथ मिलकर दुनिया में हो रहे क्लाइमेट चेंज के लिए भी लड़ रहा है और इस तरीके की सभाएं ये आयोजित करता रहता है। इसके अलावा UNSC में अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि UNSC सबसे महत्वपूर्ण है, उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में कौन कौन है, तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। इसमें अगर हम बात करें, भारत की बात बार बार होती रहती है कि भारत को भी UNSC का परमानेंट जो है मेंबर बनाया जाए, स्थायी सदस्य बनाया जाए। भारत अभी अस्थायी सदस्य है। इसका अस्थायी मेंबर को हर 2 साल में चुना जाता है, तो ये हर 2 साल में चुन लिया जाता है। लेकिन अगर UNSC की बात करें तो उसके 5 स्थायी सदस्य हैं। भारत के लिए 2 देशों ने काफ़ी जो है आगे को सपोर्ट किया है, जिसमें अगर हम बात करें, रूस बार बार हमें सपोर्ट कर देता है, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया था लेकिन बिना वीटो के, कि भारत को वीटो पावर ना दी जाए। तो वीटो पावर जो है इन देशों के पास है। कोई भी तरह का किसी के ऊपर सैंक्शन लगाना है या किसी मुद्दे को सुलझाना है तो उसके लिए जो है वोटिंग्स होती हैं। लेकिन अगर कोई भी तरह का जैसे कोई फरमान जारी किया गया इनके द्वारा और वो अगर कोई भी इन 5 देशों में से कोई वीटो कर दे तो वो लागू नहीं होता है। इसलिए हमारे कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझ नहीं पाते हैं। तो इसमें जो है चीन कई बार जो है बाधा हमारे ऊपर पैदा कर देता है। चीन भी नहीं चाहता है कि इसका भारत जो है स्थायी सदस्य बने। तो कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं सामने आते रहते हैं। तो भारत अभी इसका अस्थायी सदस्य है। इसके साथ ही UNSC में 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। हालांकि वीटो पावर 5 स्थायी मेंबर्स के पास ही है। भारत अगर इसका सदस्य बनता है तो भारत के पास भी वीटो पावर आ सकती है। हमारा कश्मीर मुद्दा जो है हम उसको बहुत जल्दी सुलझा सकते हैं अगर हम UNSC के परमानेंट सदस्य बन जाएं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भाई UN जो है संयुक्त राष्ट्र, इसके क्या क्या कार्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। UN की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट मिलता है कि ये दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे परिचित और सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और सबसे शक्तिशाली अंतर सरकारी संगठनों में से एक है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में है, जो मैं आपको बताया ही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से की गई थी, जो 25 अप्रैल 1945 को अप्रभावी लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बना। मैंने बताया था फोर रनर है। जो लीग ऑफ नेशंस थे वो पूरी तरह से सफल ही नहीं हो पाए, तो उसके बाद UN को शुरू किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मुख्य कार्य क्या हैं, तो इसके मुख्य कार्य में आप यही याद रखेंगे, शांति स्थापना और सुरक्षा करना,
ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की रक्षा करना, इसके अलावा आर्थिक विकास और मानवीय सहायता प्रदान करना, और औपनिवेशिक देश जो कॉलोनिज्म से अफेक्टेड देश हैं, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने पर घोषणा करना, और पर्यावरणीय मुद्दे जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इन सारी चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप सुनते रहते हैं, IMF वगैरह है, WHO है, WTO है, तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनके अंतर्गत काम कर रही हैं। तो UN जो है इन सब का हेड है और ये अलग अलग लेवल्स पे इनको मॉनिटर करता है। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो एंटोनी गुटेरस हैं और ये 19 तारीख से भारत की यात्रा पर भी थे, तो ये मुद्दा भी काफ़ी अच्छे से आप याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर हमने जो है एक मोटे तौर पर UN के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की है और इससे जुड़े हुए और भी जो संस्था हैं उनके ऊपर भी हम आगामी जो वीक में जो लेक्चर्स आएंगे उनमें कवर करते चलेंगे। आपका अगर कोई भी सजेशंस हो कि आपको ये ऑर्गेनाइजेशंस के लेक्चर्स पहले चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं उनके ऊपर आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ जाऊँगा। अभी तक हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस कवर की हैं उसमें आपको प्ले लिस्ट में ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। हमने ब्रिक्स कवर कर चुके हैं, हम नाटो के बारे में हमने कवर किया हुआ है, इसके अलावा इंटरपोल के ऊपर हमारा लेक्चर हो चुका है, और ये जो लेक्चर था हमने UN के ऊपर कवर किया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। तो ये सीरीज़ के अंदर हमने ये ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो होप ये आपको प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और भी कोई भी तरह के सजेशन तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, वहाँ पे आप ज़रूर बताएंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज़ होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर के PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा और भी कोई चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।